आज सुबह राकेश जी की मुस्कुराहट में डॉक्टर खन्ना को नए जोश, ताजगी और खुशी के भाव नजर आए तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, लगता है अमेरिका से आपका बेटा और वाइफ आ गए हैं। मिस्टर राकेश, वाइफ तो नहीं आ पाई पर बेटा रवि ज़रूर पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। राकेश जी की आवाज़ में प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। आपकी वाइफ को भी आना चाहिए था। बीमारी में जैसी देखभाल लाइफ पार्टनर करता है वैसी कोई दूसरा नहीं कर सकता। यू आर राइट डॉक्टर, पर सीमा ने हमारे पोते की देखभाल करने के लिए अमेरिका में रुकना ज़्यादा ज़रूरी समझा होगा। कितना बड़ा हो गया है आपका पोता? अभी 10 महीने का है। आपकी वाइफ कब से अमेरिका में है? बहू की डिलीवरी के 2 महीने पहले वह चली गई थी, यानी कि वे साल भर से आपके साथ नहीं हैं। हार्ट पेशेंट अगर अपने जीवन साथी से यूँ दूर और अकेला रहेगा तो उसकी तबीयत कैसे सुधरेगी? मैं आपके बेटे से इस बारे में बात करूँगा। आपकी पत्नी को इस वक्त आपके पास होना चाहिए। अपनी राय संजीदा लहजे में जाहिर करने के बाद डॉक्टर खन्ना ने राकेश जी का चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के जाने से पहले ही नीरज राकेश जी के लिए खाना लेकर आ गया। तुम हमेशा सही समय से यहाँ पहुँच जाते हो यंग मैन। आज क्या बना कर भेजा है अंजू जी ने? डॉक्टर खन्ना ने प्यार से नीरज की कमर थपथपा कर पूछा। घिया की सब्जी, चपाती और सलाद भेजा है मम्मी ने। नीरज ने आदरपूर्ण लहजे में जवाब दिया। गुड, इन्हें तला भुना खाना नहीं देना है। जी डॉक्टर साहब, आज तुम्हारे अंकल काफ़ी खुश दिख रहे हैं, पर इन्हें ज़्यादा बोलने मत देना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मिस्टर राकेश, आपकी तबीयत में अच्छा सुधार हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर खन्ना। गुड डे। डॉक्टर के जाने के बाद हाथ में पकड़ा टिफ़िन बॉक्स साइड टेबल पर रखने के बाद नीरज ने राकेश जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। फिर वह उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछने लगा। नीरज के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह राकेश जी को बहुत मान सम्मान देता है। करीब 10 मिनट बाद राकेश जी का बेटा रवि भी वहां आ पहुंचा। नीरज को अपने पापा के पास बैठा देखकर उसकी आंखों में खिंचाव के भाव पैदा हो गए। हाय डैड। नीरज की अपेक्षा करते हुए रवि ने अपने पिता के पैर छुए और फिर उनके पास बैठ गया। कैसे हाल चाल हैं रवि? राकेश जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रख कर उसे आशीर्वाद दिया। फाइन डैड। आपकी तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह तो आपको माननी होगी डैड। अपोलो अस्पताल में बाईपास करवा लेते हैं, पर मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है पापा? जो काम होना ज़रूरी है उसका सामना करने में डर कैसा? तुम कितने दिन रुकने का कार्यक्रम बना कर आए हो? राकेश जी ने विषय परिवर्तन करते हुए पूछा। 1 वीक डैड। इतनी छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं। अगर मैंने ऑपरेशन कराया तब तुम तो उस वक्त यहाँ नहीं रह पाओगे डैड। अंजू आंटी और नीरज के होते हुए आपको अपनी देखभाल के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मम्मी और मेरी कमी को ये दोनों पूरा कर देंगे डैड। रवि के स्वर में मौजूद कटाक्ष के भाव राकेश जी ने साफ पकड़ लिए। पिछले 5 दिन से इन दोनों ने ही मेरी सेवा में रात दिन एक किया हुआ है रवि। इनका यह एहसान मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। बेटे की आवाज़ के तीखेपन को नज़रअंदाज कर राकेश जी एकदम से भावुक हो उठे। आपके एहसान भी तो ये दोनों कभी नहीं उतार पाएंगे डैड। आपने कब इनकी सहायता के लिए पैसा खर्च करने से हाथ खींचा है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ नीरज? नहीं रवि भैया, आज मैं इंजीनियर बना हूँ तो इनके आशीर्वाद और इनसे मिली आर्थिक सहायता से। माँ के पास कहाँ पैसे थे मुझे पढ़ाने के लिए? सचमुच अंकल के एहसानों का कर्ज हम माँ बेटे कभी नहीं उतार पाएंगे। नीरज ने यह जवाब राकेश जी की आंखों में श्रद्धा से झांकते हुए दिया और यह तथ्य रवि की नज़रों से छिपा नहीं रहा था। पापा, अब तो आप शांत मन से ऑपरेशन के लिए हाँ कह दीजिए। मैं डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। व्यंग्य भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाए रवि कमरे से बाहर चला गया था। अब तुम भी जाओ नीरज, नहीं तो तुम्हें ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी। राकेश जी की इजाज़त पाकर नीरज भी जाने को उठ खड़ा हुआ था। आप मन में किसी तरह की टेंशन न लाना अंकल। मैंने रवि भैया की बातों का कभी बुरा नहीं माना है। राकेश जी का हाथ भावुक अंदाज में दबा कर नीरज भी बाहर चला गया। नीरज के चले जाने के बाद राकेश जी ने थके से अंदाज में आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद अतीत की यादें उनके स्मृति पटल पर उभरने लगी थी, लेकिन आज इतना फ़र्क ज़रूर था कि ये यादें उनको परेशान, उदास या दुखी नहीं कर रही थी।
अपनी पत्नी सीमा के साथ राकेश जी की कभी ढंग से नहीं निभी थी। पहले महीने से ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। झगड़ने का नया कारण तलाशने में सीमा को कोई परेशानी नहीं होती थी। शादी के 2 महीने बाद ही वह ससुराल से अलग होना चाहती थी। पहले साल उनके बीच झगड़े का मुख्य कारण यही रहा। रात दिन के क्लेश से तंग आकर राकेश ने किराए का मकान ले लिया था। अलग होने के बाद भी सीमा ने लड़ाई झगड़े बंद नहीं किए थे। फिर उसने मकान व दुकान के हिस्से कराने की रट लगा ली थी। राकेश अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने सीमा की यह मांग रखने का साहस कभी अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। इस कारण पति पत्नी के बीच आए दिन खूब क्लेश होता था। 3 बार तो सीमा ने पुलिस भी बुला ली थी। जब उसका दिल करता वह लड़ झगड़ कर मायके चली जाती थी। गुस्से से पागल होकर मारपीट भी करने लगती थी। उनके बीच होने वाले लड़ाई झगड़े का मज़ा पूरी कॉलोनी लेती थी। राकेश को शर्म के मारे सिर झुकाकर कॉलोनी में चलना पड़ता था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सीमा को रात दिन कलह करने का मजबूत बहाना उपलब्ध करा दिया। उनकी शादी के करीब 5 साल बाद राकेश का सबसे पक्का दोस्त संजय सड़क दुर्घटना का शिकार बन इस दुनिया से असमय चला गया था। अपनी पत्नी अंजू 3 साल के बेटे नीरज की देखभाल की जिम्मेदारी दम तोड़ने से पहले संजय ने राकेश के कंधों पर डाल दी थी। राकेश जी ने अपने दोस्त के साथ किए वादे को उम्र भर निभाने का संकल्प मन ही मन कर लिया था। लेकिन सीमा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वह अपने दोस्त की विधवा व उसके बेटे की देखभाल के लिए समय या पैसा खर्च करें। जब राकेश ने इस मामले में उसकी नहीं सुनी तो सीमा ने अंजू व अपने पति के रिश्ते को बदनाम करना शुरू कर दिया था। इस कारण राकेश के दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई थी। उन्होंने इस गलती के लिए सीमा को कभी माफ़ नहीं किया। सीमा अपने बेटे व बेटी की नज़रों में भी उनके पिता की छवि खराब करने में सफल रही थी। राकेश ने इनके लिए सब कुछ किया, पर अपने परिवारजनों की नज़रों में उन्हें कभी अपने लिए मान सम्मान व प्यार नहीं दिखा था। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले उनके दोनों बच्चों ने कभी उनके साथ सलाह करके नहीं लिए थे। जवान होने के बाद वे अपने पिता को अपनी माँ की खुशियाँ छीनने वाला खलनायक मानने लगे थे। उनकी ऐसी सोच बनाने में सीमा का उन्हें राकेश के खिलाफ लगातार भड़काना महत्वपूर्ण कारण रहा था। उनकी बेटी रिया ने अपनी जीवनसाथी भी खुद ढूंढा था। हीरो की तरह हमेशा सजा संवरा रहने वाला उसकी पसंद का लड़का कपिल राकेश को कभी नहीं जचा। कपिल के बारे में उनका अंदाज़ा सही निकला था। वह एक क्रूर स्वभाव वाला अहंकारी इंसान था। रिया अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी नहीं थी। सीमा अपनी बेटी के ससुराल वालों को लगातार बहुत कुछ देने के बावजूद अपनी बेटी की खुशियाँ सुनिश्चित नहीं कर सकी थी। शादी करने के लिए रवि ने भी अपनी पसंद की लड़की चुनी थी। उसने विदेश में बस जाने का फैसला अपनी ससुराल वालों के कहने में आकर किया था। राकेश को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि उनके बेटा बेटी ने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। वे अपनी माँ के बहकावे में आकर धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए थे। इन परिस्थितियों में अंजू और उसके बेटे के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया। उनके घर उन्हें मान सम्मान मिलता था। वहाँ उन्हें हमेशा यह महसूस होता कि उन दोनों को उनके सुख दुख की चिंता रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने नीरज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लगभग पूरा खर्चा उठाया था। सीमा ने इस बात के पीछे कई बार कलह क्लेश किया, पर उन्होंने उसके दबाव में आकर इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा था। वह अंजू से उनके मिलने पर रोक नहीं लगा सकी थी, क्योंकि उसे कभी भी कोई गलत तरह का ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला था। राकेश जी को पहला दिल का दौरा 3 साल पहले और दूसरा 5 दिन पहले पड़ा था। डॉक्टरों ने पहले दौरे के बाद ही बाईपास सर्जरी करा लेने की सलाह दी थी। अब दूसरे दौरे के बाद ऑपरेशन न कराना उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसी चेतावनी उन्होंने साफ शब्दों में राकेश जी को दे दी थी। पिछले 5 दिनों में उनके अंदर जीने का उत्साह मर सा गया था। वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बार बार लगता कि उनका सारा जीवन बेकार चला गया है। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो राकेश जी यादों की दुनिया से बाहर निकल आए थे। उनकी पत्नी सीमा ने अमेरिका से फ़ोन किया था। क्या रवि ठीक ठाक पहुंच गया है? सीमा ने उनका हालचाल पूछने के बजाय अपने बेटे का हालचाल पूछा तो राकेश जी के होठों पर उदास सी मुस्कान उभर आई। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपनी आवाज़ को
सहज रखते हुए जवाब दिया, डॉक्टर तुम्हें कब छुट्टी देने की बात कह रहे हैं? अभी पता नहीं कि छुट्टी कब तक मिलेगी। डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैं तो अभी इंडिया नहीं आ सकती हूँ। नन्हे रितेश की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तुम अपनी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना। ठीक है, अपने अकाउंट में भी उसका नाम जुड़वा दो। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद तुम भी यहीं रहने आ जाओ। वहाँ अकेले कब तक अपनी बेकदरी कराते रहोगे? तुम मेरी फिक्र न करो और अपना ध्यान रखो। मेरी तुमने आज तक किसी मामले में सुनी है जो अब सुनोगे। वकील को जल्दी बुला लेना। रवि के यहाँ वापस लौटने से पहले दोनों काम हो जाएं। राकेश जी को अचानक अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनना बहुत बड़ा बोझ लगने लगा तो उन्होंने झटके से संबंध काट कर फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया। कल रात को अपने आप से किया यह वादा उन्हें याद नहीं रहा कि वे अब अतीत को याद करके अपने मन को परेशान व दुखी करना बंद कर देंगे। इस औरत के कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। यह एक वाक्य लगातार उनके दिमाग में गूंज कर उनकी मानसिक शांति भंग किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब रवि ने उनके कमरे में कदम रखा तब राकेश जी के चेहरे पर तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। इतनी टेंशन में किस लिए नज़र आ रहे हो पापा? रवि ने माथे में बल डालकर सवाल पूछा। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। राकेश जी का स्वर नाराज़गी से भरा था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आप इतने नाखुश दिख रहे हो? मकान तुम्हारे नाम करने और मेरे अकाउंट में तुम्हारा नाम लिखवाने की बात कर रही थी। क्या आपको उनके ये दोनों सुझाव पसंद नहीं आए हैं? तुम्हारी माँ का बात करने का ढंग कभी ठीक नहीं रहा रवि। पापा, माँ ने मेरे साथ इन दोनों बातों की चर्चा चलने से पहले की थी। इस मामले में मैं आपको अपनी राय बताओ। पापा, अगर आप अपना मकान अंजू आंटी और नीरज को देना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ऐसा कर सकते हैं। मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मॉम की भी यहाँ वापस लौटने की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या तुमको लगता है कि अंजू की इस मकान को लेने में कोई दिलचस्पी होगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद राकेश जी ने गंभीर लहजे में बेटे से सवाल किया। क्यों नहीं होगी डैड? इस वक्त हमारे मकान की कीमत 70 से 80 लाख तो होगी। इतनी बड़ी रकम मुफ्त में किसी को मिल रही हो तो कोई क्यों छोड़ेगा? मुझे यह और समझा दो कि मैं इतनी बड़ी रकम मुफ्त में अंजू को क्यों दूं? पापा, आप मुझे अब बच्चा मत समझो। अपनी प्रेमिका को कोई इंसान क्यों गिफ्ट और केस आदि देता है? क्यों देता है? रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए डैड। अगर वह ऐसा न करे तो उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी दूसरे की नहीं हो जाएगी। अंजू मेरी प्रेमिका कभी नहीं रही है रवि। राकेश जी ने गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया, पर इस तथ्य को तुम माँ बेटा कभी सच नहीं मानोगे। मकान उसके नाम करने की बात उठाकर मैं उसे अपमानित करने की नासमझी कभी नहीं दिखाऊंगा। नीरज की पढ़ाई पर मैंने जो खर्च किया, अब नौकरी लगने के बाद वह उस कर्जे को चुकाने की बात दसियों बार मुझसे कहे। पापा, मक्कार लोगों के ऐसे झूठे आश्वासनों को मुझे मत सुनाओ प्लीज़। रवि ने उन्हें चीढ़ते लहजे में टोक दिया। अंजू आंटी बहुत चालाक और चरित्रहीन औरत है। उन्होंने आपको अपने रूप जाल में फंसाकर मम्मी रिया और मुझसे दूर कर तुम आज मेरे मन में सालों से दबी कुछ बातें ध्यान से सुन लो रवि। इस बार राकेश जी ने उसे सख्त लहजे में टोक दिया। मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से पूरी की हैं, पर ऐसा करने के बदले में तुम्हारी माँ से मुझे हमेशा अपमान की पीड़ा और अवहेलना के जख्म ही मिले। रिया और तुम भी अपनी माँ के बहकावे में आकर हमेशा मेरे खिलाफ रहे। तुम दोनों को भी उसने अपनी तरह स्वार्थी और रूखा बना दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम सबके गलत और अन्यायपूर्ण व्यवहार के चलते मैंने रात रात भर जाग कर कितने आंसू बहाए हैं। पापा, अंजू आंटी के साथ अपने अवैध प्रेम संबंध को सही ठहराने के लिए हमें गलत साबित करने की आपकी कोशिश बिल्कुल बेमानी है। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। मेरा हर एक शब्द सच है रवि। राकेश जी जज्बाती होकर ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। तुम तीनों मतलबी इंसानों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। दूसरी तरफ अंजू और नीरज ने मेरे एहसानों का बदला मुझे हमेशा भरपूर मान सम्मान देकर चुकाया है। इन दोनों ने मेरे दिल को बुरी तरह टूटने से, मुझे अवसाद का मरीज बनने से बचाए रखा। जब तुम दोनों छोटे थे तब हजारों बार मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देने की बात सोची होगी, पर तुम दोनों बच्चों के हित को ध्यान में रखकर मैं
अपने आप को रात दिन की मानसिक यंत्रणा से सदा के लिए मुक्ति दिलाने वाला यह निर्णय कभी नहीं ले पाया। आज मैं अपने अतीत पर नज़र डालता हूँ तो तुम्हारी क्रूर माँ से तलाक न लेने का फैसला करने की पीड़ा बड़े जोर से मेरे मन को दुखाती है। तुम दोनों बच्चों के मोह में मुझे नहीं फंसना था। भविष्य में झांक कर मुझे तुम सब के स्वार्थीपन की झलक देख लेनी चाहिए थी। मुझे तलाक लेकर रात दिन के कलह, लड़ाई झगड़ों और तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए था। उस स्थिति में अंजू और नीरज की देखभाल करना मेरी सिर्फ जिम्मेदारी न रहकर मेरे जीवन में भरपूर खुशियाँ भरने का अहम कारण बन जाता। आज नीरज की आंखों में मुझे अपने लिए मान सम्मान के साथ साथ प्यार भी नजर आता है। अंजू को वैधव्य की निरस्ता और अकेलेपन से छुटकारा मिलता और वह मेरे जीवन में प्रेम की न जाने कितनी मिठास भर। राकेश जी आगे नहीं बोल सके क्योंकि अचानक छाती में तेज दर्द उठने के कारण उनकी सांसें उखड़ गई थी। रवि को यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को फिर से दिल का दौरा पड़ा था। वह डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। राकेश जी ने अपने दिल में दबी जो भी बातें अपने बेटे रवि से कही थी उन्हें बाहर गलियारे में दरवाजे के पास खड़ी अंजू ने भी सुना था। रवि को घबराए अंदाज में डॉक्टर के कक्ष की तरफ जाते देख वह डरी सी राकेश जी के कमरे में प्रवेश कर गई। राकेश जी के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव देखकर वह रो पड़ी। उन्हें सांस लेने में कम कष्ट हो इसलिए आगे बढ़कर उनकी छाती मसलने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आकर सब संभाल लेंगे। अंजू रोमांसी आवाज़ में बार बार उनको हौसला बढ़ाने लगी। राकेश जी ने अंजू का हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और अटकती आवाज़ में कठिनाई से बोले, तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने से मैं जो चूक गया उसका मुझे बहुत अफसोस है। नीरज का और अपना ध्यान रखना। अलविदा माई। जिम्मेदारियां व उत्तरदायित्वों के समक्ष अपने दिल की खुशियों व मन की इच्छाओं की सदा बलि चढ़ाने वाले राकेश जी अंजू के लिए अपने दिल का प्रेम दर्शाने वाला लव शब्द इस पल भी अधूरा छोड़कर इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए थे।